नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है ये। और इसी के साथ ही अपने एक नई चीज भी शुरू करने जा रहे हैं। जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी हैं और उनके लिए, और जो फर्स्ट ग्रेड के भी विद्यार्थी हैं उनके भी ये चीज काम आएगी। तो इसमें जैसे आरपीएससी सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी हैं उनके तो पूरा ही ये काम का है, सारा ही सिलेबस है आपके। तो इसमें जो सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है जीके का, उसमें आपके राजस्थान है पूरा सिलेबस। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो आरबीएससी में नई किताबें लगी थी लास्ट ईयर से, 9th और 10th की, जो कि पर्टिकुलर राजस्थान की है। तो उसमें 9th क्लास वाली जो किताब है वो तो आधुनिक राजस्थान से संबंधित है, और जो 10वीं क्लास के अंदर किताब है वो राजस्थान की इतिहास और कला संस्कृति से संबंधित है। तो रीट के अंदर आपने देखा था कि रीट में आरबीएससी की किताबें 100% आई थी, 100%। आप रीट, जो आपका रीट का पेपर था एसएसटी का, वो पेपर मिला लेना। और जो जीके वाला जो पूरा ये आरबीएससी की किताबें थी 6 से 10, लाइन टू लाइन उसमें से है, लाइन टू लाइन। और भले वो नहीं भी आता तो भी वो आपके लिए बहुत मददगार होता आगे आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने में। तो वो तो लाइन टू लाइन आ गया उसमें से सारा। अब 9th 10th की जो किताबें हैं, स्पेशली जो कि राजस्थान की नई जुड़ी हैं, वो आपको यूट्यूब पे मैं कंप्लीट कराऊंगा अभी। तो अभी तक का यही है। तो अभी हम 9th क्लास की जो किताब है वो इस वीडियो लेक्चर में शुरू करेंगे। और जो आधुनिक राजस्थान वाला है ये देखिएगा, ये जो है, और आधुनिक राजस्थान बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सारा 9th क्लास की किताब से कंप्लीट हो जाएगा। एक पूरा बहुत अच्छा बेस आपका तैयार होगा राजस्थान जीके का। और इसके अलावा बाकी जो कल्चर वाला ये जो है तो 10वीं क्लास की किताब में तैयार हो जाएगा। और ये हिस्ट्री वगैरह जो है ये पूरा, तो ये 10वीं क्लास की किताब के अंदर है। हालांकि उतना नहीं है डिटेल में जितना जैसे हिस्ट्री वगैरह, ये कालीबंगा, आहड़, ये सारी चीजें ये उतनी डिटेल में नहीं है। लेकिन एक बेस तैयार करने के लिए हमें किताबें पढ़नी बहुत जरूरी है। और कई बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट इनमें ऐसे हैं जो कहीं भी किसी पुस्तक में नॉर्मली है सामान्यतया नहीं मिलते। तो एक बहुत अच्छी चीज शुरू करने जा रहे हैं, और मुझे पूरी आशा है कि अब तो ये वीडियो वो भी शायद विद्यार्थी देखेंगे जिन्होंने रीड में कभी नहीं देखे होंगे। उनको लगता था कि ये किताबें ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब वो देखेंगे निश्चित रूप से, क्योंकि सिलेक्शन आपका होना है, लाभ आपको होना है, सैलरी आपकी आएगी और जीवन आपका बनेगा। तो निर्णय आपके हाथ में है। तो यूट्यूब पे हम ये किताबें पढ़ेंगे। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं 9th क्लास की किताब से। और इसके साथ ही आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है, गुजर प्रतिहार वाले टॉपिक में से है, कि आदिवरा की जो उपाधि है वो किस शासक के द्वारा धारण की गई थी। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा कि जो आदिवरा की उपाधि है वो किस गुजर प्रतिहार शासक के द्वारा धारण की गई थी। तो ये आपको कमेंट करके बताना है। और वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर भी कर दीजिएगा आज के दिन ज्यादा से ज्यादा, ताकि काफी विद्यार्थी जो है वो इनको देख पाए। और इसके अलावा देखिए, जो ऐप पर अपने ने जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर जो पूरा लॉन्च किया हुआ है, तो उसकी प्राइस वैसे तो 2499 रहेगी आगे, लेकिन अभी 1699 कर रखी थी। तो ये 1699 जो है अभी 15 तारीख तक यही रहेगी। क्योंकि अभी काफी विद्यार्थियों की प्रॉब्लम आ रही थी कि वो खरीद नहीं पाए, या उनके कोई इश्यू हो गया, या जैसे पैसे का प्रबंध नहीं हो पाया। तो अभी 1699 तक रहेगा, 15 तारीख तक आपकी इच्छा पर है। और इसके अलावा इसमें वीडियो अपलोड होना अब शुरू हो चुके हैं। ये देखिएगा, ये अभी तक कोर्स और सिलेबस डिस्कशन, तो इसमें तो पूरे सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। और ये राजस्थान जीके से शुरू किया है, राजस्थान के इतिहास से, इस फोल्डर में। तो अभी तक इस तरह से वीडियो अपलोड किए हैं ये, जैसे राजस्थान हिस्ट्री का सबसे, और ये वीडियो मैंने ओपन कर रखा है। किसी स्टूडेंट को अगर ये देखना हो कि कैसा पढ़ाते हैं, अगर किसी को ये चीज देखनी हो समझ में आएगा या नहीं आएगा, तो ये पहला वीडियो मैंने ओपन कर दिया है, जो कि ये आप देख लेना। जिन्होंने नहीं लिया है उनके मन में कोई डाउट हो, अगर आपको अच्छा लगे पूरा वीडियो अच्छे से देखने के बाद ही लेना। अगर आपको लगे कि हाँ वास्तव में बहुत शानदार मिल रहा है मुझे, तो लेना, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। और तो ये पहला वीडियो ओपन है। इसमें जैसे राजस्थान का सामान्य परिचय, इसमें प्राग ऐतिहासिक काल से लेकर के और 1947 तक का पूरा राजस्थान का एक जो ढांचा है वो चीज समझाई है कि किस तरीके से राजस्थान का इतिहास है, ताकि कोई, जिस विद्यार्थी ने जिंदगी में भी कभी राजस्थान जीके नहीं पढ़ा हो, और चाहे आपने पहले पढ़ा भी हो लेकिन इस वे में कभी नहीं पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से आपकी चीज क्लियर होगी।
फिर जैसे कालीबंगा वाला यहाँ से शुरुआत कर दिया हमने, ये कालीबंगा के मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं पीडीएफ में। फिर आहड़ समझा दिया, बैराट गणेश्वर है, फिर आगे इनके नोट्स हैं। तो अभी ये आगे जैसे इनके नोट्स हो गए, इस तरीके से ये फोल्डर में ये चीजें अपलोड हो गई। जैसे यार ये हाथों से लिखे हुए नोट्स हैं मेरे, तो अभी तक ये इतने अपलोड किए हैं और डेली का 2 क्लास का एवरेज रहेगा। बाकी मेरी इच्छा पर है, 2 तो एक एवरेज रखा है, कभी 3 वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं और 2 तो करेंगे ही करेंगे, बाकी वो मेरी इच्छा पर है। तो आप देख लीजिएगा, पहला वीडियो ओपन है। जितना इसमें यहां कराएंगे आपको ऐप में, इसमें तो आप मान के चलिए कम से कम 70% तक क्वेश्चन आपको केवल इन मटेरियल में से मिल जाएगा जो यहां मैं करवा रहा हूं ये। तो अब हम पढ़ते हैं ये कक्षा 9th, ये राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा। तो ये 9th क्लास की पुस्तक है। ये इस किताब के बारे में हमें पढ़ेंगे हम। ये देखिएगा इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं। ये पहला 1857 की क्रांति, क्योंकि आधुनिक राजस्थान पढ़ते हो तो आप ये यहां से आते हैं। फिर राजस्थान के क्रांतिकारी, राजस्थान के किसान आंदोलन, जनजातियों के आंदोलन, राजस्थान में जन जागृति और प्रजामंडल, और इसके बाद यह राजस्थान का एकीकरण और राजस्थान की शौर्य परंपरा। तो ये आपका सिलेबस है। तो दोस्तों ये सबसे पहला चैप्टर है 1857 की क्रांति। और इसके साथ में एक चीज मैं बता दूं, कई विद्यार्थी पूछेंगे सर साथ में नोट्स बनाए या नहीं बनाए। तो देखिए ये किताबें ऑलरेडी अपने आप में नोट्स ही है, तो मेरे हिसाब से तो कोई ऐसी इसमें नोट्स की आवश्यकता नहीं है। ये तो चीजें आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए सारी, क्योंकि ये किताबें खुद अपने आप में नोट्स ही हैं। बाकी अगर आप कोई मेन पॉइंट अगर आपको लगे कि ये पॉइंट वाला कुछ मुझे लिखना है, या तो आप लिख सकते हैं। बाकी ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से। आप इनको साथ में पढ़ो और बार बार इन्हीं किताबों का रिवीजन करो। उसके बाद में फिर एक गाइड आपको एक्स्ट्रा लेने की जरूरत पड़ेगी, तो उसमें आपको काफी सारी और भी चीजें मिल जाएगी। तो आप इनको अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। बाकी आप साथ में लिखना चाहें कि ये पॉइंट मुझे कुछ मोस्ट लगा है, तो वो आप लिख सकते हैं, आपकी इच्छा पर है। तो हम यहां से शुरुआत करते हैं 1857 की क्रांति। और ऐसे पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि सारे पॉइंट एक एक लाइन आपकी कवर होती है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो रह जाए। सीधा अगर टॉपिक पढ़ाते हैं तो फिर भी ये चांस रहता है कि कोई टॉपिक रह गया, छूट गया। इस तरह तो हम बेस से पढ़ रहे हैं पूरा, और इससे ऊपर की ओर ही जाएंगे धीरे धीरे। तो 1857 की क्रांति। मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात देश में उत्पन्न अराजकता से राजस्थान भी अछूता नहीं रहा। औरंगजेब की मृत्यु से उत्पन्न शक्ति रिक्तता को एक बार की तो मराठों ने भर दिया। अब आपको मजेदार बात बता रहा हूं, रीट में जिन विद्यार्थियों ने मेरे साथ पूरी किताबें ईमानदारी से कंप्लीट की थी, 4-5 हजार बच्चे बचे थे जो डेली रेगुलर पढ़ते थे। बाकियों ने तो धीरे धीरे देखा कि यार अभी रोज रोज क्या पढ़ना है इनका, वो पढ़ लेंगे, बड़ी बड़ी चीजें देख लेंगे, ये वो सब डह गए वो। और जो ये किताबें साथ साथ पढ़ रहे थे, चाहे मेरे साथ नहीं भी पढ़ी हो, मेरे साथ पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा है लगातार डेली रेगुलर चीज हो जाती है। और विद्यार्थी का सिलेक्शन हमेशा ये रेगुलरिटी ही करवाती है। बाकी कोई दिमाग में 19-20 का फर्क होता है, ऐसा नहीं है कि कोई दिमाग कम चल रहा है किसी का या किसी का ज्यादा चल रहा है। रेगुलरिटी सबसे बड़ी चीज है। और सेकंड ग्रेड का एग्जाम, फर्स्ट ग्रेड का, इनमें तो रेगुलरिटी ही आपको जीत दिलाएगी। तो साथ साथ पढ़ने का फायदा ये होता है वो चीज रेगुलर। आप कोई कोचिंग करते हैं, कोचिंग क्यों करती है, कोचिंग क्यों करते हैं आप, कोचिंग के बेनिफिट क्या है? क्या कोई कोचिंग संस्थान का भी सिलेक्शन करवा सकता है? या मैं कहूं कि मेरा कोर्स ले लो तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा? कोई दावा कभी नहीं होता। ये एक रेगुलरिटी बनी रहती है और एक अच्छा मटेरियल मिल जाता है। आप डेली कंटिन्यू पढ़ते रहते हो, ये सबसे बड़ा एक रीजन होता है उसमें। तो मेरे साथ किताबें आप ईमानदारी से पढ़ते रहोगे, फिर से मैं बता रहा हूं सेकंड ग्रेड में भी बहुत शानदार रिजल्ट रहेगा। और रीट का भी मैं आपको यहां बता दूंगा कि कितने हजारों की संख्या में विद्यार्थी जो हैं वो रेगुलर जुड़े हुए थे, और वो सब पास होंगे। वो बहुत सबके बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, फीडबैक बहुत जबरदस्त रहा है। आपके सामने ही है, आंखों के सामने जो किताबें थी आरबीएससी की, इन्हीं में से आया था। तो आप ईमानदारी से जो है वो पढ़ते रहो, और जो टीचर कहे, आपको पता है कि ये आदमी सही बताता है, तो उस आदमी की बात को हमेशा फॉलो करना चाहिए। चाहे मेरी बात को करो या किसी की भी करो, किसी टीचर को फॉलो करते हो तो 100% करो, नहीं तो फिर बिल्कुल ही मत करो।
क्योंकि 99% वाला जो मैटर है वो इस चीज में नहीं चलता, फिर 100% टीचर पे फेथ होना चाहिए। तो मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात देश में उत्पन्न अराजकता से राजस्थान भी अछूता नहीं रहा। औरंगजेब की मृत्यु से उत्पन्न शक्ति रिक्तता को एक बार की तो मराठों ने भर दिया। मराठों ने दक्षिण में प्रभुत्व स्थापित करने के पश्चात मालवा और गुजरात में अपना प्रभाव स्थापित कर लिया था, अतः अब उनके लिए राजस्थान में प्रवेश करना सहज हो गया था। मई 1711 में प्रथम बार मराठों ने मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से धन एकत्रित किया था। यह कई बार आता है कि सबसे पहले धन एकत्रित मराठों ने कहां से किया था, तो यहां से। इस घटना से चिंतित उदयपुर के महाराणा संग्राम सिंह ने पहले जयपुर के शासक जय सिंह और बाद में मुगल शासक मोहम्मद शाह से मराठा समस्या के बारे में विचार विमर्श किया। 1724 ईस्वी के बाद राजस्थान में मराठा आक्रमणों में तेजी आई। इसी बीच अप्रैल 1734 ईस्वी में बूंदी के पचूत शासक बुद्ध सिंह ने मराठा सहायता प्राप्त कर दलेल सिंह को गद्दी से हटा दिया। राजस्थान के किसी शासक द्वारा आंतरिक संघर्ष में मराठों को आमंत्रित करने का यह प्रथम अवसर था। बाद में तो राजस्थान में मराठों का हस्तक्षेप बढ़ता ही गया। तो अब और इन किताबों के साथ में एक और जो बेनिफिट है, या जिन्होंने आरबीएससी की किताबें 6 से 10th की मेरे साथ कंप्लीट की होगी, तो आपने एक चीज देखी होगी, केवल यही नहीं, इसके साथ में कितनी चीजें आपको मैप से या साथ साथ में चीजें समझाता हूं सारी कहानी की कैसे क्यों हुआ। तो देखिएगा, तो देखिए थोड़ा सा चीजें आपको और समझाता हूं मैं, सारी कहानी है क्या। देखिए 1707 के अंदर आप जानते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। ये कुछ डेट तो आपके जबान पे होनी चाहिए कि किसकी कब मृत्यु हुई, कौन कब जो है, ये कई मैन शासक हैं। जैसे अकबर है, अकबर की मृत्यु हुई थी 1605 में, औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में। तो औरंगजेब तक तो फिर भी काम जो है कैसे करके चल रहा था, एक मुगल सत्ता एक तरह से स्थापित थी। हालांकि औरंगजेब के जीवित रहते ही, और चूंकि जो औरंगजेब की नीतियां ही ऐसी थी कि जितने भी पहले जिन शासकों ने अलग अलग, चाहे वो सिख हो, जाट हो, राजपूत हो, सभी शासकों ने एक तरह से जो ये अकबर ने, चूंकि आप जानते हैं जो नीति अपनाई थी सुलह कुल की, एक तरह से सहयोग की नीति, तो सब शासकों ने जो है वो एक तरह से जो है सहयोग किया था अकबर का। लेकिन औरंगजेब की नीतियां सहयोग वाली नहीं थी, अलग अलग कर लगाना, जो इस तरह से ये कई बातें हैं उसमें। तो चूंकि औरंगजेब के जीवित रहते ही विद्रोह होना शुरू हो चुके थे अलग अलग क्षेत्रों में, और 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, तो इसकी मृत्यु के साथ ही समझ लीजिए कि बस अब धीरे धीरे मुगल साम्राज्य जो है वो किस तरफ बढ़ रहा है, अपने नष्ट की ओर, अपने पतन की ओर। और जब मुगल साम्राज्य अपने अंतिम अवस्था की ओर पहुंच रहा होगा, तो कुछ नई शक्तियां जो है वो सामने उभर करके सामने आएगी। अब यहां अगर मैं बात करूं, तो आप जानते हैं कि जो औरंगजेब के समय शिवाजी थे, और शिवाजी ने काफी औरंगजेब से संघर्ष किया था। शिवाजी तक तो काम ठीक था, शिवाजी के बाद में जैसे ये इनके पेशवा वगैरह थे, बाद में पेशवा बनता है बाजीराव, उसके टाइम तक भी ठीक था। लेकिन उसके बाद देखिए धीरे धीरे मराठों की जो पॉलिसी है वो कुछ ऐसी होगी कि पूरी तरह से लूट मार पर ही जो है ये आ गए। अब जो जनता परेशान हो रही है या क्या है, उससे कोई लेना देना नहीं था। शिवाजी तक और बाजीराव जो प्रथम था वहां तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे है, फिर वो चूंकि मजबूत शासक और एक अच्छा उस तरह का नेतृत्व जो है वो मराठों में एक सही मायने में जो है, शिवाजी जैसा नेता दोबारा नहीं हुआ। शिवाजी तो शिवाजी थे। तो फिर धीरे धीरे क्या है, ये इस तरह की जो पॉलिसी अपनाई थी मराठों ने, तो इन्होंने आसपास के क्षेत्रों को लूटना शुरू कर दिया। चूंकि मराठे थे बहुत मजबूत, मराठों से कोई भिड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। तो अब चूंकि मुगल सत्ता भी कमजोर है, और नए जो स्थानीय राज्य हैं वो भी किस तरह की प्रवृत्ति को अपना रहे हैं, विद्रोह की नीति को अपना रहे हैं। जैसे यहाँ के राजपूत शासक वगैरह हैं, या और भी जाट शासक हैं, इधर के और भी इधर उधर सबके हैं, सिख हैं उधर पंजाब में। तो धीरे धीरे ये विद्रोह की नीति कर रहे थे, और इधर जो मराठे हैं ये अपनी एक नई शक्ति के रूप में उभर करके सामने आ चुके थे। तो मुगल सत्ता औरंगजेब के साथ ही आप समझ लीजिए एक तरह से समाप्ति समझ लीजिए 1857 में। हालांकि पूरी तरह ये सत्ता समाप्त होगी मुगलों की, जो कि अब नाम की चलेगी, 1857 में पूरी तरह खत्म हो जाएगी। तो ये जो एक शक्ति खाली हुई, जो एक स्थान खाली हुआ, एक रिक्त स्थान हो गया, जिन्होंने पूरा एक छत्र वो जो कर रखा था पूरे भारत पे कब्जा, एक तरह से भारत पे जो एक शासन था वो स्थान रिक्त हो गया। किनका? मुगलों का। नाम मात्र के रह गए। उस स्थान को भरने के लिए कौन आ गए? मराठा सामने आ गए।
तो फिर मराठों ने जैसे आसपास सबसे पहले इधर से जो ये मेवाड़ वाला और इस तरह से थोड़ा थोड़ा जो है इधर से लूटना शुरू कर दिया। तो इन्होंने अब कहा कि जो संग्राम सिंह रहे ये परेशान हो गए कि भाई क्या करें। तो उस वक्त जैसे जयपुर के शासक वगैरह थे और ये दिल्ली में चूंकि नाम मात्र के सुल्तान वो थे मुगल सम्राट, तो इनसे बात बात करेगा, सहायता लेने की कोशिश करेगा, लेकिन इससे पार नहीं पड़ेगी। तो ये कुछ एक मेन मेन बेस्ट चीजें हैं। तो ये आपने देख लिया। अब ये इस बार देखिए, ये जैसे अब ये लाइन है ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा में आपकी सीधी की सीधी आ सकती है ये, कि मेवाड़ी क्षेत्र से जो है मंदसौर एमपी की तरफ का जो क्षेत्र था मेवाड़ का, वहां से इन्होंने धन वगैरह इकट्ठा किया। तो अब देखिए राजस्थान की राजनीति में मराठों का जो पहली बार हस्तक्षेप होता है वो 1734 में होता है। घटना क्या होती है कि सवाई जय सिंह जो था उसकी बहन इस बुद्ध सिंह की वाइफ थी, यानी बूंदी के शासक की। सवाई जय सिंह ने जानबूझ के यहां हस्तक्षेप किया, और हस्तक्षेप किया तो उसने सोचा क्या पार पड़ेगी, मैं जो मेरी मर्जी से बिठा दूंगा मैं। तो अब इसने तो सवाई जय सिंह ने अपनी मर्जी जो थी उसको बिठा दिया। तो बुद्ध सिंह की जो रानी थी उसने मराठों को सहायता के लिए आमंत्रित कर दिया। तो यह आता है कि राजस्थान के किसी शासक द्वारा आंतरिक संघर्ष में मराठों को आमंत्रित करने का यह प्रथम अवसर था। बाद में तो राजस्थान में मराठों का हस्तक्षेप बढ़ता गया। 1735 ईस्वी में मालवा पर अधिकार करने के बाद मराठों को राजस्थान पर आक्रमण करने के लिए एक आसान मार्ग मिल गया। देखिए इतिहास के अंदर सारी घटनाएं जो होती है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। आप आगे देखिएगा कैसे कैसे 1857 की क्रांति की ओर हम बढ़ रहे हैं। आपके पहले चैप्टर का नाम है 1857 की क्रांति। तो कितना अच्छा से इन्होंने समझा रखा है कि भाई 1857 की क्रांति तक आई कैसे। ये जो राजस्थान में आप पढ़ेंगे 1817 से जो 23 की संधियां थी, यहाँ के राजस्थान के सारे शासकों ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। सहायक संधि नाम देते हैं उसको, सबऑर्डिनेट अलायंस। तो क्यों की थी, किससे सुरक्षा के लिए, मराठों और पिंडारियों की सुरक्षा के लिए। तो मराठा और पिंडारी अगर उस समय लूटमार की नीति अगर नहीं होती, हो सकता है ये जो संधियां वगैरह थी इनमें कुछ समय और लग जाता, कई वर्ष और खिंच जाते। तो हर घटना एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो राजस्थान में मराठे कोटा, मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में घुसपैठ कर वहां से धन पाने के बाद कुछ समय तक संतुष्ट रहे, लेकिन शीघ्र ही वे राजाओं को नहीं वरन सेठ साहूकारों को भी लूटने लगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, देखिए शिवाजी तो शिवाजी थे, नैतिक रूप से बहुत मजबूत थे, मूल्य था उनमें, वैल्यूज जिसको कहते हैं वैल्यूज। लेकिन बाद में जैसे जो बाजीराव प्रथम था वहां तक भी फिर ठीक था। जो इनका पेशवा बाद में जो पेशवा बनता है बाजीराव प्रथम, इनके जो शिवाजी के उत्तराधिकारी होंगे साउर, और आगे फिर जैसे वो चूंकि मराठा साम्राज्य का एक मेन आधार जो था वो था पेशवा था। तो बाजीराव प्रथम जो है वो फिर भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग आदमी था, बहुत मजबूत था। बाजीराव भी बाजीराव था, लेकिन उसके बाद में फिर जो है वो बात नहीं रही जो पहले थी। मूल्यात्मक रूप से शासक उतने मजबूत नहीं रहे। उन्होंने राजस्थान के नरेशों के आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। बूंदी, जोधपुर और जयपुर रियासतों में उनका प्रवेश इसी बहाने हुआ। नादिर शाह के आक्रमण के समय भी मराठों ने हिंदू धर्म के नाम पर राजस्थान के राजाओं को संगठित करने का प्रयास किया, लेकिन मुगल दरबार में दलबंदी के कारण राजपूत शासक भी परस्पर लड़ने लगे। इस प्रकार केंद्र में उत्पन्न शून्यता की पूर्ति के लिए मराठा राजस्थान में आने लगे। शाहू ने पेशवा बाजीराव को, यह मैंने शाहू का बताया था अभी आपको ऊपर कि जो शिवाजी के आगे जो उत्तराधिकारी बने, तो यही बाजीराव जो है उसने राजस्थान से चौथ और सरदेश मुखी प्राप्त करने का आदेश दिया। ये दो कर थे जो मराठा साम्राज्य के आप एक मजबूत कह सकते हो, जो दूसरे जो राज्य थे उनसे ये लिया जाता था। चौथ जो है वो 25% होता था लगभग, और सरदेश मुखी है ये लगभग 10% होता था। ये थोड़ा सा दो कर थे, चौथ और सरदेश मुखी, जो मराठा साम्राज्य के प्रमुख आधार स्तंभ के रूप में कह सकते हो कि कर बहुत ज्यादा इनसे आता था। तो ये आपसे कभी पूछ सकता है, ये कर थे दोनों, तो विजित क्षेत्रों से लिए जाते थे। चौथ ये होता जो विजित क्षेत्र थे तो उनसे ये लेते थे, और कि भाई आगे आक्रमण वगैरह नहीं करेंगे, आप ये चौथ देते रहो हमें। सरदेश मुखी होता था, ये इस रूप में लिया जाता था कि एक देश का जो वंशानुगत जो है सरदेश मुख, सरदेश मुख का मतलब है प्रधान मुखिया। तो एक देश के वंशानुगत सरदेश मुख यानी प्रधान मुखिया होने के नाते और लोगों के हितों की रक्षा करने के बदले में
ये सरदेशमुखी कर लेते थे। तो आपसे पूछ सकता है चौथ 25% होता था और सरदेशमुखी लगभग 10% होता था। अब बाकी इतिहासकारों ने इनके बारे में भी अलग अलग चीजें जो है वो बताई है। हालांकि जो ये है चौथ, इसके भी कुछ और जैसे प्रकार थे इसी चौथ के, जैसे मोकास, ये मोकास था, और बबती, सहोत्रार। हालांकि ये आपके काम की चीजें नहीं है, ये फर्स्ट ग्रेड में जब आप पढ़ते हो तो वहां काम आती है। आप तो यहां इतना ध्यान रख लेना। 1732 ईस्वी में स्वाई जयसिंह जो कि मालवा का सूबेदार बना, उसे मराठों ने घेर लिया। ये स्वाई जयसिंह के सारे काम थे। ये 1734 में अगर हस्तक्षेप नहीं करता बूंदी वाले में, तो मराठों को मौका नहीं मिलता हस्तक्षेप करने का। ना ये हस्तक्षेप करता, ना जो बुद्ध सिंह की रानी थी वो मराठों से सहायता मांगती, और ना मराठों को मौका मिलता पूरी तरह से आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का। जैसे मान लीजिए आपके घर में कभी कोई झगड़ा हो जाए आपस में, तो अब घर के जो बाहर के लोग हैं, चाहे आपके रिश्तेदार हों, रिलेटिव हों, वो लोग तो वेट ही करेंगे कि कब आपके घर में कोई आपस में झगड़ा हो, और झगड़ा करके आप उनको इनवाइट और करो कि आ जाओ सब, हमारे बीच में बात हो गई है और आप जो है इस बात को निपटाओ। तो बस यही तो चाहते थे। और क्या उनके आने से निपटेगी? नहीं, उनके आने से वो बात अब कभी बन ही नहीं सकती। तो ये चीजें जो है ये आप ध्यान में रखना। एक लाइन है रविंद्रनाथ टैगोर जी की, मैं हमेशा बोलता हूं, और जो पहले से विद्यार्थी लगातार पढ़ रहे हैं उनको याद भी होगी कि मैं क्या लाइन बोलने वाला हूं। रविंद्रनाथ टैगोर जी एक लाइन कहते थे कि शैतान घर में तभी प्रवेश करता है जब उसको प्रवेश करने का मौका दिया जाए। हालांकि इन्होंने ये लाइन जो बोली थी, ये बोली थी अंग्रेजों के लिए, कि अंग्रेज अपने दम पर आए ऐसा नहीं है। हम ही इस योग्य नहीं थे, हमने उनको मौका दिया, उनको जा जाके कि आओ 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 हमारी सहायता करो, कभी ये गया कभी वो गया, तो हमने शैतानों को मौका दिया कि हमारे घर में तुम आओ, तब अंग्रेज आकर के और उन्होंने सबको साफ कर दिया। तो 1761 और ये महाराज जयसिंह ने पराजय स्वीकार कर ली और 28 परगने मराठों को देने पड़े। 1761 से 91 के मध्य राजस्थान में राजपूत शासकों की कमजोर स्थिति के कारण विभिन्न राज्यों पर मराठों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। राजस्थान में बढ़ते मराठा हस्तक्षेप ने जयसिंह और अन्य राजपूत राजाओं की आंखें खोल दी। ये लेट खुली इनकी सबकी आंखें। देखिए जो बाजीराव प्रथम था, उस बाजीराव प्रथम के साथ स्वाई जय सिंह जी की जो टर्म है वो ठीक थे, लेकिन बाद में जो है चूंकि स्थिति बिगड़ती गई। मराठों से मुक्ति पाने के लिए धन का सहारा लिया गया, पर जब धन लेने के बाद भी मराठों ने मालवा खाली नहीं किया तो पुनः संगठित प्रयास किए जाने लगे। अब धन के बजाय शक्ति के प्रयोग से मराठों को राजस्थान से निकालने का निश्चय किया गया। भाई मराठों ने पहले धन लूट रहे थे, तो इन्होंने कहा भाई ठीक है तुम धन ले लो और हमें परेशान मत करो। लेकिन मराठे कहां मानने वाले थे, तो बाद में फिर इन्होंने शक्ति के दम पे निकालने का प्रयास किया। और 17 जुलाई 1734 ईस्वी में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर के शासक मेवाड़ में हुरडा नामक स्थान पर इकट्ठा हुए और 17 जुलाई 1734 को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर हुए। देखिए हुरडा है कहां? भीलवाड़ा में। या थोड़ा ध्यान में रखिएगा, चूंकि मेवाड़ में उस समय भीलवाड़ा वाला जो हिस्सा है, पूरा जो जिला है वो उस वक्त मेवाड़ में ही आता था, तो हुरडा जो है ये भीलवाड़ा में स्थान है। एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर हुए, तो यह हुरडा सम्मेलन के नाम से था 17 जुलाई 1734 को, जिसके अनुसार राजस्थान के सभी शासकों ने विपत्ति के समय सहयोग देने का वादा किया। वर्षा ऋतु के बाद मराठों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु रामपुरा में एकत्रित होना तय किया। किसी राजा के शत्रु को अपने राज्य में आश्रय या शरण ना देने की शपथ ली, परंतु इस सम्मेलन में वांछित परिणाम नहीं निकले क्योंकि रियासती शासकों में आपसी द्वेष था। रोना वापस उसी बात का आ गया कि भाई आपस में जो द्वेष थे वो आए। और आप जानते हैं कि सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो पहले संग्राम सिंह जो है मेवाड़ के राणा संग्राम सिंह सेकंड करने वाले थे, लेकिन चूंकि उनकी मृत्यु हो गई इस सम्मेलन से जस्ट पहले, तो फिर इस सम्मेलन की अध्यक्षता संग्राम सिंह सेकंड के जो बेटे थे जगत सिंह सेकंड, उनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। लेकिन चूंकि अब इनमें आपस में ही नहीं बन रही थी, द्वेष था, तो जब आपस में नहीं बनेगी छोटी छोटी बातों पर इस तरह द्वेष होगा,
देखिए कोई व्यक्ति बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंचता है तो उसको और बहुत बड़े बड़े समझौते और बहुत खून के घूंट पीने पड़ते हैं। ये छोटी मोटी चीजों से आपस में लड़ने लग जाते हैं तो वो चीजें नहीं हो पाती। तो ये सम्मेलन क्या हो गया? असफल। हुरडा सम्मेलन जो है वो क्या हो जाता है? असफल। प्रतिभा संपन्न और क्रियाशील नेतृत्व का अभाव रहा। रियासतों की स्वार्थी नीतियां और कार्य संभवतः सम्मेलन की असफलता के लिए उत्तरदायी थे। तो इनमें आपस में ही विवाद हो गया। जैसे सवाई जय सिंह ने कहा था कि मुझे बनाओ अध्यक्ष इस सम्मेलन का। तो अब जब इस तरह की चीजें जहां होगी वहां कैसे होगा? और राजस्थान की मैं अगर बात करूं इतिहास की, तो राजस्थान में मालदेव की जब मृत्यु हो जाएगी, जो मारवाड़ का शासक होता है मालदेव, उसकी मृत्यु के बाद में फिर आप ये मान लीजिए कि राजस्थान के अंदर जो वो शासक हुआ करते थे, हालांकि बाद में जब आप देखते हैं कि जिन्होंने संघर्ष किया, जैसे मेवाड़ में महाराणा प्रताप का नाम आता है, मारवाड़ के अंदर आता है राव चंद्रसेन, इन्होंने संघर्ष जरूर किया लेकिन इनके पास भी उतने साधन नहीं थे। तो फिर लेकिन मालदेव तक की जो स्थिति थी वो राजपुताना में वो स्थिति जो एक से बढ़कर एक शासक उस वक्त राजपुताना में हुआ करते थे, जो दिल्ली के जो सुल्तान है उनसे सीधे भिड़ते थे और उनको हराते भी थे। तो वो शासक अलग होते थे पहले के। 1562 के बाद आप जानते हैं 1562 में जो राजपुताना में भारमल, जयपुर का जो शासक था, पहली बार राजपुताना में जिसने या मेवाड़ के ये जो पूरा जो है किसने अधीनता स्वीकार की राजस्थान में, तो वो भारमल था। तो उसके बाद तो फिर उसके पीछे 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 सारे 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 जितने भी थे वो लगभग सबने अधीनता स्वीकार कर ली, एक दो को छोड़ के। तो जब व्यक्ति एक बार किसी के अधीनता स्वीकार कर लेता है तो वो जो एक अंदर चीज होती है एक वो चीज धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है। तब उनमें जितना बल हुआ करता था पहले, क्योंकि जो संघर्ष करेगा उसमें बल होगा, अब इन्होंने जो नीति थी संघर्ष वाली वो तो रही नहीं। तो 1562 के बाद और अब कहां ये 1735 ये 34 आ रहा है, 1634 1734, लगभग 180 साल आप मान लीजिए, लगभग पूरे वैसे लगभग एवरेज 200 साल मान लीजिए। तो 200 साल के बीच में कहां किसका संघर्ष रहा इतना? क्योंकि ये पूरी तरह से किसके थे? अधीन थे। कुछ एक दो शासक बीच में आते हैं बीच बीच में जिन्होंने थोड़ा बहुत संघर्ष किया, तो वो ना तो उनमें उतना दम रहा और ना वो बात रही जो पहले कभी हुआ करती थी। मालदेव तक वो चीजें देखने को मिलती है, फिर एक दो शासक हैं जैसे महाराणा प्रताप हैं, लेकिन बाकी तो सबका हो ही चुका था खत्म। और जो मेवाड़ के शासक थे उनमें भी फिर वो जो पहले बात हुआ करती थी फिर वो धीरे धीरे चीजें खत्म होती गई। पेशवा अक्टूबर 1735 में उत्तर भारत की यात्रा पर निकला और उसने महाराजा जगत सिंह का आतिथ्य स्वीकार किया और उपहार तथा चौथ का समझौता हुआ। तो कहां 34 में ये समझौते कर रहे थे कि हम बाहर निकाल के फेंकेंगे मराठों को, और कहां अब ये स्वागत हो रहा है 1 साल बाद में। फिर वह जयपुर आया। जयपुर ने मराठों और मुगल सम्राटों से समझौता करवाना चाहा, मराठों और मुगलों में जब विवाद चल रहे थे, लेकिन वह असफल रहा। पेशवा की राजस्थान यात्रा का परिणाम यह निकला कि मुगलों के साथ साथ राजपूत जो है वो भी मराठों के भी करदाता बन गए। 1738 ईस्वी में मुगल सम्राट की, मैं आपको एक किस्सा बता रहा हूं, आपने हो सकता है सुना या नहीं सुना हो। ये जो मोहम्मद शाह रंगीला है इसके टाइम की कोई एक घटना आती है कि ये जो बाजीराव प्रथम है, ये बाजीराव प्रथम एक बार दिल्ली पहुंच गया था 150-200 सैनिकों के साथ, और उस टाइम मुगल सम्राट की हिम्मत नहीं हुई थी कि वो अपने किले से बाहर निकल पाए, और उसने ये पूछा कि बाजीराव दिखता कैसा है। नाम तो बहुत सुना था भाई बाजीराव, तो देखिए जो ये एक फिल्म आई थी जो वो रणवीर सिंह ने वो जो फिल्म की थी बाजीराव वाली जो थी, तो उस फिल्म में तो सिर्फ यही दिखाया है कि उसको वो जो एक होती है लड़की उससे जो प्रेम वगैरह होता है उसको, लेकिन बाजीराव का जो एक दूसरा रूप है, मैन जो था, वीर था, वो रूप तो उस फिल्म में आया ही नहीं। वो इतना तेज तरार और एक योद्धा था, बहादुर योद्धा। तो जो मुगल सम्राट था उसने ये पूछा कि यार ये बाजीराव दिखता कैसा है। तो इसके जब वो आया पेंटर, उसने बाजीराव का बनाया चित्र, और वो चित्र ले जाकर के जब उसको दिखाया कि साहब इतना बड़ा है, इस तरह से दिखता है, उस चित्र को देखते ही मुगल सम्राट बेहोश हो गया था। तो
कहां वो मुगल सम्राट, अब इस टाइम की यह हालत इतनी बुरी है। 1707 में आप मान लो एक तरह से खत्म ही है मुगल औरंगजेब की मृत्यु के साथ। तो 150 सैनिकों के साथ में जब बाजीराव वहां पहुंच जाता है, मुगल सम्राट की हिम्मत नहीं होती कि वो किले से बाहर निकल पाए, तो आप समझ सकते हैं मराठों का क्या खौफ होता था। तो अब ये 1738 ईस्वी में मुगल सम्राट की ओर से निजाम को बिना युद्ध किए ही दुरासराय की जो अपमानजनक संधि करनी पड़ी, जिसके अनुसार मराठों को मालवा की सूबेदारी और 50 लाख रुपए प्राप्त हुए। 1742 ईस्वी में मराठों ने मारवाड़ में प्रविष्ट होकर सोजत, रायपुर और जैतारण परगनों में चौथ वसूल करना आरंभ कर दिया। 1787 में राजपूतों ने संगठित होकर तुंगा नामक स्थान पर, यह पढ़ते हैं जयपुर के अंदर जो है उस वक्त शासक था प्रताप सिंह। तो यह 1787 में तुंगा का युद्ध होता है, मराठों को परास्त किया था। 1791 के बाद मराठा शक्ति क्षीण होने लगी। इस समय दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपने पैर जमा लिए और वे राजस्थान में घुसने का प्रयास कर रहे थे। तो ये चीजें आप देखिएगा। और बाकी आप जैसे एक चीज इसमें देखिए, आप जानते हैं कि 1757 में प्लासी का युद्ध होता है और 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। तो प्लासी के युद्ध से ही अंग्रेजों ने एक तरह से बंगाल के अंदर जो है वो अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था, और 1764 में तो बक्सर के युद्ध के साथ ही पूरी तरह से इनका वर्चस्व स्थापित हो गया था यहां पे, क्योंकि 1764 में इन्होंने जो नवाब था बंगाल का वो, और यहां का नवाब था अवध का, और मुगल सम्राट, इन तीनों की सम्मिलित सेना को अंग्रेजों ने हरा दिया था, पराजित कर दिया था। अब आप एक चीज देखिए, उस समय मराठे अभी भी बहुत शक्तिशाली और मजबूत बने हुए थे। हालांकि 1761 में जो पानीपत का तीसरा युद्ध होता है उसमें मराठों की बहुत भयंकर हार हुई थी, लेकिन फिर भी अभी तक मराठे मजबूत थे। तो अभी तक अंग्रेजों ने जो है वो इनको छेड़ा नहीं था। अभी वो दक्षिण में इधर जीतने के प्रयास कर रहे हैं, इधर आ रहे हैं। और अभी मैं आगे आपको और बताऊंगा कि 1700 जो है ये 75 क्षेत्र के आसपास, जैसे जयपुर का जो शासक था उसने अंग्रेजों से सहायता लेनी चाहिए थी मराठों के विरुद्ध, लेकिन आप जानते हैं कि अंग्रेज बहुत तेज और लोमड़ी की तरह चालाक थे। उसने सहायता करने से अंग्रेजों ने उस टाइम मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर हमने, क्योंकि अभी तक हम इतने मजबूत भी नहीं हुए हैं कि अगर हमने इनकी सहायता कर दी यहां के शासकों की, राजपूत शासकों की, तो ये मराठे सीधे हमारे पास आएंगे और हमें यहां से निकाल फेंकेंगे। इसलिए अभी तक उन्होंने यहां हस्तक्षेप नहीं किया। अभी वो वहीं वहीं हाथ डाल रहे हैं जहां वो देख रहे हैं कि हमारा काम चल सकता है, मराठों से भिड़ना नहीं पड़े। और जब इनको लग जाएगा कि अब हम मराठों से भिड़ सकते हैं, तो जैसे इनके मराठों के साथ 3 युद्ध होते हैं, 3 आंग्ल मराठा युद्ध जो आते हैं। तो जो पहला आंग्ल मराठा युद्ध था जैसे 1775 से 82, इसमें कई संधियां होती है। तो फिर उसके बाद में जैसे दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वो 1803 से 6, और चौथा आंग्ल, और सॉरी दूसरा जो हुआ था 3 से 6, और तीसरा आंग्ल मराठा जो युद्ध होता है वो 1817-18। तो तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के साथ ही मराठा पूरी तरह से खत्म हो गए थे। और पहले वाले में भी अंग्रेजों को कुछ मिला नहीं है, तब अंग्रेजों में अक्ल आई कि भाई अभी इनसे भिड़ना ठीक नहीं है। तो 75 से 82 वाली जो संधियां होती है उसके बाद में 1803 आ जाता है 82 के बाद। मतलब 82 के 18 साल ये हो गए और 3 साल ये, 21 साल बाद फिर से ये कोशिश करते हैं। तो अंग्रेज तो कदम फूंक फूंक के रख रहे थे, कहीं ये मराठा भिड़ गए तो हमको तो जड़ से खत्म कर देंगे। तो ये चीज है। राजस्थान के राज्यों में उत्तराधिकार के संघर्ष और सामंती प्रतिस्पर्धा के कारण उनकी राजनीतिक स्थिति कमजोर हो गई। 1791 ईस्वी में अंबाजी इंगले ने मेवाड़ के महाराणा को सहयोग किया। फलस्वरूप डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आदि क्षेत्रों पर मेवाड़ के महाराणा का अधिकार हो गया, परंतु रियासती घरानों के आपसी वैमनस्य के कारण अंबाजी इंगले पूर्ण सफलता नहीं पा सके। 1795 ईस्वी में मेवाड़ पर चुंडावतों का अधिकार हो गया, अतः उनका अन्य शासकीय समूह के साथ संघर्ष शुरू हो गया। 1802 में आमिर खां पिंडारी ने नाथद्वारा पर अधिकार कर लिया। भीम सिंह रियासती घरानों के आपसी वैमनस्य को नियंत्रित नहीं कर पाए। तो भीम सिंह से कहां कंट्रोल होगा? भीम सिंह का यहां जो मेवाड़ का शासक था भीम सिंह, इनकी बेटी थी
कृष्णा कुमारी। तो आप जानते हैं कि कृष्णा कुमारी से विवाह को लेकर के जयपुर और जोधपुर यानी मारवाड़ और जयपुर रियासत के अंदर जो है आपस में जो लगातार संघर्ष होता है, युद्ध होता है कि और लगातार मनमुटाव चलता रहा कि हमें कृष्णा कुमारी से विवाह है करना। अब वो कहानी मैं कई बार पहले बता भी चुका हूं, क्यों कैसे वो क्या हुआ, तो अभी दोबारा वो नई चर्चा करेंगे, यहाँ पे कहानी है पूरी। तो भीम सिंह जो है एक खुद इस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाए कि मेरी बेटी की मैं शादी किससे करूं। अब बाप ही खुद ये निर्धारित नहीं कर पा रहा, वो सोच रहे मेवाड़ ये जोधपुर वाला नाराज हो जाएगा, ये वाला है, मैं कैसे इनको समझाऊं। तो इतना कमजोर व्यक्ति जो हो चुका है कि लास्ट में इसको अपनी बेटी को जहर देना पड़ा कृष्णा कुमारी को। 1810 के आसपास कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया, कृष्णा कुमारी की मृत्यु हो जाती है। तो मेवाड़ के इतने गौरवपूर्ण इतिहास पर यह एक दाग है ये कि क्या मेवाड़ का शासक इतना कमजोर हो गया। तो आप सोच सकिए वो क्या रियासती घरानों में आपसी वैमनस्य को नियंत्रित कर पाएगा, खुद का ही नहीं कंट्रोल हो रहा। 1803 ईस्वी में मेवाड़ के शासक ने जयपुर नरेश के माध्यम से अंग्रेजों से जो है वो संधि करने का प्रयास किया पर असफल रहे। ये देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है। आप पढ़ते हैं कि अंग्रेजों ने यहां सहायक संधियां वगैरह की, यहां के शासक मराठों इतने परेशान होके चला चला के अंग्रेजों को कह रहे हैं कि आओ आओ। रविंद्रनाथ टैगोर जी का वो कथन, शैतान घर में तभी प्रवेश करता है जब उसको प्रवेश करने का मौका दिया जाए। 1803 में मेवाड़ के शासक जो है भीम सिंह, ये जयपुर नरेश के माध्यम से अंग्रेजों से संधि का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन असफल रहा, क्योंकि अंग्रेज अभी हस्तक्षेप नहीं कर रहे। उनको पता है अगर हम भिड़ गए तो मराठे हमको साफ कर देंगे। 93 ईस्वी से 1813 ईस्वी के मध्य जोधपुर की अव्यवस्था का मुख्य कारण सामंती प्रतिस्पर्धा, संकीर्णता और उत्तराधिकार का संघर्ष था। दोनों ही पक्षों में भाड़ेत सैनिकों को उचित धनराशि देकर अपने और मिलाने यानी पैसे लेकर के सैनिक भर्ती करते थे। परिणामतः राज्य आर्थिक संकट से घिर गया। राजस्थान के शासकों ने मराठों के बढ़ते आतंक से मुक्ति पाने के लिए मराठों के शत्रु अंग्रेजों से मित्रता करने के प्रयास शुरू कर दिए। मैंने आपको बताया 75 से 82 का जो है वो आंग्ल मराठा युद्ध होता है पहला, जिसमें कई तरह का संधियां हैं। जैसे 82 में ये सालबाई की संधि होती है, ये सुने होंगे। तो पहली बार अंग्रेजों को समझ में आ गया था कि हम मराठों से नहीं भिड़ सकते अभी, तभी उन्होंने दोबारा भिड़ने के लिए 21 साल का समय लिया। 1803 में दोबारा भिड़ेंगे अब वो, और मराठे भी अपनी मौत खुद ही मरे। क्यों? आपस में फूट। तो मराठों के भी पराजय का सबसे बड़ा कारण था कि उनके आपस में जो जितने भी ये थे बड़े बड़े जो सरदार थे मराठों के, तो इनमें लगातार जो फूट पड़ने लगी और अंग्रेजों ने इनको आपस में मिलाना शुरू कर दिया, अलग अलग सरदारों को। सर्वप्रथम जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह ने 1776 में अपने एक प्रतिनिधि को गवर्नर जनरल के पास भेजा और अंग्रेजों से मैत्री की इच्छा प्रकट की। यह पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यह आप ध्यान रखिएगा। इसमें प्रताप सिंह का भी नाम आता है, क्योंकि यह दरअसल पृथ्वी सिंह जो है ये पृथ्वी सिंह सेकंड है, ये जो शासक लिखा है यहाँ पे। और पृथ्वी सिंह सेकंड 1778 में मर जाएगा। इसके बाद में इसका बेटा बनेगा प्रताप सिंह। प्रताप सिंह का आप इतिहास जीके में पढ़ते हैं, क्योंकि प्रताप सिंह के बारे में काफी चीजें पढ़ने के लिए आती हैं। तो प्रताप सिंह ने भी कई प्रयास किए थे लेकिन पार पड़ी नहीं। तो पहला प्रयास ये पृथ्वी सिंह कर चुका था 1776 में ही। तो ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन अंग्रेजों ने जो है और जोधपुर राजे ने भी ऐसा ही प्रयास किया पर सफल नहीं हुए। 1803 ईस्वी में अपनी नीति में परिवर्तन कर अंग्रेज भी राजपूत राज्यों से संधि करने के इच्छुक हो गए। नवंबर 1803 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक ने राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित लासवाड़ी के रण क्षेत्र में सिंधिया को निर्णायक रूप से परास्त कर दिया। मराठों की इस पराजय ने राजपूत शासकों के लिए मराठों की अधीनता से मुक्ति का स्वर्णावसर प्रदान किया। तो ये जैसे सिंधिया को पराजित करेगा अलग अलग रूप से। तो आपको बताया जो दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध होते हैं 1803 से शुरू हो जाते हैं। और अब जब मराठे हारेंगे तो राजस्थान के शासक क्या होंगे? बाग बाग हो जाएगा दिल, खुश होंगे। क्यों? क्योंकि मराठे इनको लूट रहे थे। तो 1803 ईस्वी की संधि की शर्तों में तय किया गया कि दोनों एक दूसरे के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखेंगे। कंपनी इन राज्यों से खिराज नहीं लेगी, यानी कर और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। और अंग्रेज मन ही मन सोच रहे हैं कि बेटे ये तुम अभी ऐसी शर्तें कर रहा हूं, तुम एक बार हमको कंट्रोल तुम्हारे आने तो दो, हमको प्रवेश करने तो दो, और इन राज्यों की सुरक्षा का दायित्व कंपनी पर होगा। अन्य राज्यों से विवाद कंपनी की सहायता से सुलझाए जाएंगे इत्यादि।
भरतपुर, अलवर, जयपुर, जोधपुर आदि ने संधि पर हस्ताक्षर किए। आप पढ़ते हैं भरतपुर का नाम आता है, अलवर का नाम आता है, ये आते हैं नाम इनके। तो उस समय की जो संधियां थी 1803 वाली, वो सम्मानजनक वाली संधियां थी वैसे, मतलब दो शर्तें आपकी मानेंगे, दो हमारी मानेंगे, वो बराबर वाली। और 1817 में तो सारी शर्तें पूरी तरह बदल गई, मतलब अधीन वाली तरह से संधियां थी वो। 1811 में सेटन के स्थान पर चार्ल्स मैटकॉफ दिल्ली का रेजिडेंट बना। उसने गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो को सुझाव दिया कि मराठों, अमीर खां पिंड और पिंडारियों की विध्वंसकारी कार्रवाई को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश संरक्षण से राजपूत राज्यों का एक संघ बना लिया जाए। तो राजस्थान की संधियां कराने में ये मैटकॉफ और कर्नल जेम्स टोड, इनके मेन रोल थे, जो 1817 से 23 के बीच में जो संधियां होती हैं। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स सभी विरोधियों का दमन करके भारत में कंपनी की सर्वोच्च सत्ता स्थापित करना चाहता था, किंतु यह तभी संभव था जब होलकर और सिंधिया को उनके राज्यों में सीमित कर दिया जाए और पिंडारियों की शक्ति का दमन किया जाता। इसके लिए राजपूत राज्यों को संरक्षण में लेना अंग्रेजों के लिए अनिवार्य था, क्योंकि ये राज्य ही सिंधिया, होलकर और पिंडारियों के प्रभाव क्षेत्र में थे। तो जैसे कहा, ये जो होलकर हैं, इंदौर वगैरह के जो थे अलग अलग मराठा सरदार। सिंधिया कहां के थे? ग्वालियर। आप जानते हैं सिंधिया घराना मराठों का कौन सा है? जो मुख्यमंत्री जो हैं पहले रही हुई हैं, श्रीमती वसुंधरा राजे जी सिंधिया, तो वो यही सिंधिया घराना है, वो इन्हीं के वंशज हैं। अतः अंग्रेजों ने 5 नवंबर 1817 को होलकर से नई संधि करके, अभी आ गया तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध वाला। तो युद्ध तो नाम नाम के, अभी कहां मराठों में उतना दम अब कहां रहा है, मराठे आपस में ही झगड़ कर रहे हैं। तो ये प्रभाव क्षेत्र में लेना शुरू कर दिया। राजस्थान में क्रांति के समय रियासती शासक, तो जो 1851 की क्रांति होती है उस समय यहाँ के शासक कौन कौन थे, उनके नाम एक लिस्ट है ये। जैसे कोटा रियासत के राम सिंह थे, जोधपुर के तख्त सिंह, भरतपुर के जसवंत सिंह, उदयपुर रियासत के स्वरूप सिंह, जयपुर रियासत के राम सिंह सेकंड, सिरोही के शिव सिंह। ये आप याद कर सकते हो, जैसे सी और यहां भी सी, तो सिरोही के शिव सिंह, धौलपुर के भगवंत सिंह, बीकानेर के सरदार सिंह। आप जानते हैं उस वक्त राजपुताना के अंदर ये सरदार सिंह ही था जो यहां से राजपुताना से बाहर जाकर के, और जिसने अंग्रेजों की सहायता की थी। करौली का मदनपाल, टोंक रियासत का नवाब वजीरुद्दौला, बूंदी का राम सिंह, अलवर का विनय सिंह, जैसलमेर का रणजीत सिंह, झालावाड़ का पृथ्वी सिंह, प्रतापगढ़ का दलपत सिंह, बांसवाड़ा का लक्ष्मण सिंह और डूंगरपुर का उदय सिंह। तो ये 1857 की क्रांति के समय, उस समय रियासतों के शासक कौन कौन थे वो नाम आते हैं, और इसमें 5-7 मेन मेन है। कोटा, जोधपुर और उदयपुर, जयपुर, इसके अलावा बीकानेर, करौली, और ये जो शासक हैं 5-6, ये ज्यादा मेन है। बाकी आप नाम याद रखो तो आप इनके रख लेना, क्योंकि अब नाम दिए हुए हैं सारे, तो कोई दिक्कत नहीं है याद करने में। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और आपके कैसा समझ में आया, वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस तरह से हम धीरे धीरे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इनको मजा आएगा पढ़ने में, और साथ में जुड़े रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। तो कब बूंद बूंद से घड़ा भर जाएगा, कब आपकी तैयारी हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।